नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा में बोले सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी। शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति के बंटवारे की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की चुनावी जनसभा में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस की नजर आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर है। कांग्रेस कह रही है संपत्ति का बंटवारा करेंगे। पीएम ने कहा हिंसा फैलाने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। पीएम के बयानों पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का जवाब। कहा पीएम को हमारे घोषणा पत्र से समस्या है। पीएम मोदी ने अपने बयानों से कांग्रेस घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाया। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सैम के बयान ने कांग्रेस का मकसद सामने ला दिया। कांग्रेस पित्रोदा के बयान पर जवाब दे। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से सर्वे की बात वापस ले। लोकसभा चुनाव में संपत्ति पर बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए कहा यूएस में संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार लेती है। भारत में भी होना चाहिए संपत्ति का समान वितरण। उदित राज ने कहा सैम पित्रोदा का सुझाव अच्छा है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मेरा बयान कांग्रेस का बयान माना जाएगा। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस की सफाई। जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस का नहीं है, बल्कि सैम पित्रोदा का निजी राय है। विरासत टैक्स वाले बयान पर सैम पित्रोदा की सफाई। कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरे बयान का कांग्रेस की नीतियों से संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले शशि थरूर, कांग्रेस घोषणा पत्र में उनकी कई बातों का जिक्र नहीं है। पित्रोदा का बयान उनके निजी विचार है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का एक्सरे कर दिया है। अब कांग्रेस उसको ढक नहीं सकती। हकीकत खुलकर सामने आ गई है। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अगर उनकी सरकार बनी तो वो सीमांचल और पूर्णिया में इंडस्ट्री हब बनाएंगे। बिहार में बोले असदुद्दीन ओवैसी, देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी पीएम मोदी की होगी। क्या वो देश के मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री ने अपने अरबपति दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में की चुनावी जनसभा। आज ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अमित शाह का चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा ने भागलपुर में चुनावी जनसभा में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन पर हमला बोला। पूछा लालू यादव की बेटी का नाम मीसा कैसे पड़ा। बिहार के विकास के लिए जनता से मांगा साथ। दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस घोषणा पत्र से पीएम घबरा गए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, बल्कि यह सामाजिक न्याय है। उद्धव ठाकरे ने कहा लोगों को डर है कि बीजेपी संविधान बदल सकती है। देश में तानाशाही के खिलाफ लहर है। टीवी9 की खबर पर मोहर। कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। टीवी9 से अखिलेश ने की पुष्टि। पहले तेज प्रताप यादव थे उम्मीदवार। डिंपल यादव ने लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। कहा पिछले 10 सालों में देश का वातावरण बिगड़ा है। तिहाड़ जेल जाकर सौरभ भारद्वाज ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। आपने कहा था कि हर हफ्ते 2 मंत्री सीएम केजरीवाल से जेल में जाकर मुलाकात करेंगे। स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर संजय सिंह का बयान। बीजेपी को करप्शन से कोई परहेज नहीं है। बीजेपी भ्रष्टाचार की संरक्षक पार्टी है। आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर होगा मतदान। आज अरुणाचल के 4 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान। 19 अप्रैल को हिंसा और ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से दोबारा हो रहा है यहां पर मतदान। केरल में चुनावी जनसभा में बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी के शासन में जरूरी वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।
तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थमने वाला है। टीवी9 भारतवर्ष लगातार बड़ी कवरेज कर रहा है। चुनाव से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी हर खबर हम आपको टीवी9 भारतवर्ष पर सबसे पहले दिखा रहे हैं। हम मेगा कवरेज करेंगे दूसरे चरण के चुनाव में जो प्रचार थमने वाला है, उसके बाद किस तरह से प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे। और हमारी बड़ी कवरेज आपको देखने को मिलेगी 26 अप्रैल को, जब दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए, क्योंकि आज शाम चुनाव प्रचार थमने वाला है, 2 दिन बाद उन 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। मंगलसूत्र, घुसपैठिया, शरिया, बाबर के बाद अब ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण पर सियासत शुरू हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा था। आज राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कर्नाटक सरकार को लेकर दावा किया है। टीवी9 पर एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर ने बड़ा दावा किया। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया, ये कहा गया है पिछड़ा आयोग की तरफ से। फैसला सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, ये बयान दिया उन्होंने। टीवी9 भारतवर्ष से बात करते हुए बताया, गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई है। एनसीबीसी का बड़ा बयान, पिछड़ा आयोग की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। मेडिकल पीजी सीट में मुसलमानों को 16% आरक्षण मिला है, ये दावा किया जा रहा है। 930 मेडिकल सीट में से 150 मुसलमानों को मिली हैं और ये कोटा दिया गया है उन्हें, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ हैं पिछड़ा आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर जी, उनसे बातचीत करते हैं। अहीर साहब, आपका जो आपत्ति है कर्नाटक सरकार पे, वो किस मुद्दे पे है? संक्षिप्त में अगर बता सकते। आपत्ति से बढ़कर हम सरकार की जिस तरीके से आरक्षण में उन्होंने अनियमितता की होगी, उसको दुरुस्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कैसे हो गया है कि कर्नाटक में 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए, उसमें से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2B है, उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी की अल्पसंख्यकों की जातियां 17 और 19 है, 36 है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है। इतना आरक्षण देने की वजह हम बार बार पूछ रहे हैं कि भाई तुमने किस आधार पे ऑल मुस्लिमों को आरक्षण दिया है? आधार तो दो, हमको बता तो दो, लिख के तो दो। अच्छा, ये नहीं दिया, पूरा दिया नहीं, तो हमने को जनवरी में प्रश्न पूछा, उसके पहले भी लिखा कई बार। फिर हमने मेडिकल के बारे में पूछा, नौकर भर्ती के लिए पूछा, उच्च शिक्षा के बारे में पूछा, कितना कितना आरक्षण बांटा आपने, किसको दाखिला दिया है। एक गंभीर मामला सामने यह आता है कि मेडिकल में 930 सीटें पीजी की है। 930 सीटों के अंदर में कैटेगरी B2 में जहाँ 4% आरक्षण है अल्पसंख्यक के नाम से ओबीसी में, वहाँ उन्होंने 11% सीटें दे दी। 4% की जगह 11% दे दी। वो 930 में से 102 सीटें दे दी। फिर और भी कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2B में भी सरकार ने, वहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और 48 सीटें दे दी है। तो कुल मिला के 150 सीटें 930 में से अल्पसंख्यक ओबीसी को गई है, माइनॉरिटी को। वो होती है 16-17%। 4 के बजाय 16% अगर आरक्षण दिया जाता है, 17%, तो कहीं ना कहीं मूल ओबीसी के साथ में अन्याय हो रहा है, छल हो रहा है। ये बातें हमने सामने आने की वजह से राइटिंग में रिप्लाई दिया है करके हम आपको बता रहे हैं। तो शोषण हुआ है मूल ओबीसी का, उनके आरक्षण की लूट हो गई है, ये हमें लगता है को, तो हम सोचते हैं कि दुरुस्त करें। आज हुआ है, कल ना हो। ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, कहा पीएम ने। कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म की हत्या की है। कर्नाटक मॉडल देश में लागू करना चाहती है कांग्रेस, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कहा, सुनिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था, उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका
अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष यानी पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के आरोप पर कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है। कांग्रेस जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि भ्रम फैलाया जा रहा है, सवाल अर्ध सत्य है, कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। मुसलमानों को आरक्षण पर नीतिगत सोच होगी, ये अर्ध सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बेटर बयान हमारे वहां के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, ना हम इस देश को बांटते हैं। ये काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से का है, वो ऐसा करते हैं। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत को। मुस्लिम आरक्षण पर सुधांशु त्रिवेदी ने भी बयान दिया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। कांग्रेस एसटी, एससी और ओबीसी के अधिकारों के हनन को भी तैयार है। मनमोहन सरकार में भी ओबीसी कोटे से मुसलमानों को 10% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के आंध्र और कर्नाटक के घोषणा पत्र में वचन शामिल है। कर्नाटक में एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ा आयोग पूछताछ कर चुकी है और उसके आधार पर अब ये जानकारी सामने रखी जा रही है। सर, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुस्लिमों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया है। देखिए, कांग्रेस की सुविचारित रणनीति का हिस्सा है कि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की किसी भी पराकाष्ठा तक जा सकती है। उसके लिए उसको एससी, एसटी, ओबीसी किसी के भी अधिकारों का हनन करना हो तो वो तैयार हैं और इसलिए वो आरक्षण ऐसा उन्होंने काम किया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वो इससे पहले भी कर चुके हैं। आप याद करिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 10% मुस्लिमों को दे देना चाहिए। आंध्र प्रदेश में उन्होंने प्रयास किया, हाई कोर्ट से हस्तक्षेप हो गया, इसलिए समस्या आई। वो आंध्र और कर्नाटक के अपने मैनिफेस्टो में ये वचन दे चुके हैं, 2012 के उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में वचन दे चुके हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर रहे हैं, वो तो कितना कुछ कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण उन्होंने समाप्त करके 50% एकमुश्त मुस्लिमों को दे दिया था। उन्हें बताना चाहिए तो वो कर चुके हैं। कश्मीर में एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था केवल इस आधार पर कि मुस्लिम बाहुल्य है। इससे बहुत साफ हो गया। और अभी अगर आपने देखा हो तो कर्नाटक के विषय के ऊपर नेशनल बैकवर्ड कमीशन ने भी इस विषय के ऊपर पूछताछ की। और इससे पहले बंगाल में गत वर्ष, पिछले वर्ष 91 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया, जिसमें 85 या 83 मुस्लिम थी। जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनसे पूछा कि इतनी भारी संख्या में मुस्लिम कैसे हो सकते हैं, तो उनकी सरकार ने जवाब दिया चूंकि ये कन्वर्जन से पहले इस जाति के थे इसलिए नहीं दिया जाए। तो फिर पिछड़ा वर्ग ने पूछा कि इतनी भारी संख्या में धर्मांतरण हो कैसे गया, तो उसके बाद कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। तो बहुत साफ है कि भारत को केवल अपनी सत्ता पाने के लिए किसी भी खतरनाक हथकंडे तक जाकर आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन करके कांग्रेस सत्ता पाना चाहती है। लेकिन चुनाव के बीच ही मुस्लिम आरक्षण के साथ ही आज दिन भर एक और मुद्दा सुर्खियों में छाया रहा है और वो मुद्दा है विरासत टैक्स का। विरासत टैक्स को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में अगर किसी के पास $100 मिलियन की प्रॉपर्टी है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। संपत्ति का 45% हिस्सा ही बच्चों को मिलता है, बाकी के बचे 55% प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होता है। इस बयान के बाद आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, कहा प्रधानमंत्री ने। सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात की है, कहा प्रधानमंत्री ने। आपकी पैतृक संपत्ति अपने बच्चों को देंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है, यह बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सैम पित्रोदा के बयान के बाद आपकी संतानों का हक लूटना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था
और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान पर अमित शाह ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस घोषणा पत्र से सर्वे की बात हटाए, उन्होंने कहा। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद सामने आ गया है। संपत्ति सर्वे को लेकर कांग्रेस अब बैकफुट पर है, ये कहा अमित शाह ने। सैम के बयान से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। सैम के बयान को जनता गंभीरता से ले, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे, या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद सैम पित्रोदा ने सफाई दी है, लेकिन अब आपको सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला वो बयान भी सुनवाते हैं जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ है और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss.
संपत्ति सर्वे विवाद पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है, कहा प्रियंका गांधी ने। पीएम जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं। बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। बीजेपी के पक्ष में चुनाव नहीं जा रहा और इस वजह से ये बौखलाहट है, ये कहा प्रियंका गांधी ने। देखिए, चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए। पीएम के आरोपों पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, कहा राहुल गांधी ने। कांग्रेस मैनिफेस्टो से पीएम हिल गए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने कहा देश का एक्स-रे होना चाहिए। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा, आप लिख लो, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और अब खबर गुना के सियासी रण की। मध्य प्रदेश की हॉट सीट गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। सिंधिया की पत्नी इस वक्त गांव मोहल्ले में जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं। उनसे टीवी9 संवाददाता रवि बुश्रा ने बात की। गुना लोकसभा सीट, जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में। और इस वक्त हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी। वेलकम मैम। थैंक यू। मैं तो कहूँगा कि आप चलते चलते बात करिए, क्योंकि पूरे चुनाव में हम देख रहे हैं कि गुना में आप काफ़ी चल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। जैसे आपने भी देखा और महसूस भी किया है कि ये क्षेत्र हमारा पारिवारिक क्षेत्र है। क्या हो जाता है कि हम इतना इसमें इन्वॉल्व्ड है, हर एक चीज़ में हमारा जो खुद अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, लोगों को वो महसूस हो जाता है। For them he is not their नेता। तो जब भी वो आते हैं, दे लाइक मीटिंग हिम, दे अंडरस्टैंड कि वो छोटी चीज़ों के लिए भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको कोई डिफरेंस नहीं लगता। काम इज़ काम। एंड अगर आप ये क्षेत्र भी देखेंगे, आप जहाँ भी जाइए मेरे साथ अगर आप घूमेंगे, मैं लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि रोड्स डेली वही चलाते हैं, हॉस्पिटल्स डेली वही चलाते हैं, तो मैं उन्हें वही पूछती हूँ कि आप ये याद रखिए 20 साल पहले क्या होता था इधर, हमें भी याद है। तो अब उनका ये प्रयास है पिछले 20 साल में डेवलपमेंट। इट हैज़ नेवर बीन अबाउट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग अप द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल दैट लिव हियर। मैम, अगर मैं इस सवाल को ऐसे करूं कि आपको अगर ज्योतिरादित्य जी को वोट देना हो, उनको वो आपके सामने एक उम्मीदवार हैं, आपको मत देना है गुना से, तो आप क्या देख के देंगे? चलिए, वो आपके पति हैं, मैं उस पक्ष को हटा भी दूं एक नागरिक के तौर पर, तो आप क्या सोच के देंगे? मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बताऊंगी, आई एम नेवर हिज वाइफ व्हेन इट कम्स टू वर्क। मैं हर वक्त उनको वेरी डिटेल्ड फीडबैक देती हूँ।
अगर मुझे लगता है ये रोड में प्रॉब्लम है, उनको फीडबैक उसी वक्त मिलता है, बिकॉज ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दैट थ्राइव्स ऑन फीडबैक. He needs people to come out and tell him the kind of work that again needs to be followed up with. So वो बहुत feedback oriented है. However, जैसे मैंने लोगों को भी कहा, मेरी शादी यहाँ 30 साल पहले हुई थी जी. एंड आप मेरे फादर इन लॉ को जानते हैं. बॉम्बे से बहू आई, बहू को बोला चंदेरी पहुँचो ग्वालियर से. बैठी बहू गाड़ी में, हड्डी पसली सब was a problem when I got to Chanderi. 8.5 hours. Today I can do it in a day and back. That's Vikas. तो पहले से और अब में क्या अंतर लग रहा है इस बार के चुनाव प्रचार में? देखिए, आप रही हैं, हमने देखा भी है, जाना भी है, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव प्रचार की बात करें और इस बार की बात करें, कुछ तो अंतर महसूस कर रही होंगी. It's very difficult to describe. Because मैं जब जाती हूँ, I represent a family legacy of public service. चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान से सियासत गरमा दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का होगा. उनके इस बयान का क्या मतलब है, ये जानने के लिए हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की. ये 80-20 समझाएंगे कि 80-20 के चुनाव कैसे हैं? एक ये तो सीधी समझ है. विधानसभा में हम लोग 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है. बंटवारे में भी हमारा है नारा रहता था. अब इसमें हम कह रहे हैं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है. बंटवारे में भी हमारा कुछ ना कुछ है, ऐसा हम लोग मानते हैं. नहीं, आपने घुमा दिया. तो हिंदू मुसलमान वाली बात हो रही थी. नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है. 80 और 20 का इसलिए कि मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता जिसके नाम पर हर बूथ पर कमल का फूल खिल रहा है, जिनके नाम से हम यूपी जीत रहे हैं, बिहार जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, उड़ीसा जीत रहे हैं, झारखंड जीत रहे हैं, पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु जीत रहे हैं, तेलंगाना जीत रहे हैं, आंध्र प्रदेश जीत रहे हैं, कर्नाटक जीत रहे हैं. जिधर आप नजर डालें उधर आप कमल खिलता हुआ पाएंगे. पहले विकसित भारत, सबका साथ सबका विश्वास हो रहा था. फिर आ गई बात की जो है कि महिलाओं के मंगलसूत्र जो है छीन लिए जाएंगे, वो दे दिए जाएंगे मुसलमानों को. ये बात कहाँ से आ गई? कांग्रेस का काला कारनामा कौन नहीं जानता है. इस कांग्रेस ने इस देश का विभाजन करवाया. इस कांग्रेस ने आर्टिकल 370 ला करके जम्मू कश्मीर को में आतंकवाद का बीज बोने का काम कर दिया और एक हिस्सा पाकिस्तान को कब्जा करने की छूट देने का पाप कर दिया. इस कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या नहीं किया जी. देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वयं ही ललकार करके कहा था, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, देश जानता है. अल्पसंख्यकों के लिए बात कही थी. अल्पसंख्यक नहीं, स्पष्ट मुसलमानों का पहला अधिकार हक है, ये कहा है उन्होंने. ये कहाँ से मैनिफेस्टो में कांग्रेस के तो कहीं बात ही नहीं है कि मुस्लिम की हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को. अगर आपकी संपत्ति की जांच कराएंगे तो सर्वे कराने की बात है. सर्वे का क्या जरूरत है? आपके शरीर में क्या आपने धारण किया है, आपके घर में क्या है, किसके पास क्या, यही ना सर्वे है. अब जब सर्वे होगा तो कहाँ तक सर्वे जाएगा? हमारी माताएं बहनें अगर मंगलसूत्र सोने का पहनती हैं, चांदी का पहनती हैं, तो वो क्या कीमती धातु नहीं है? उसकी जांच ये नहीं कराएंगे, उसका सर्वे नहीं कराएंगे. कांग्रेस एक देश को कमजोर बनाने वाली पार्टी है. कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, बांटो और राज्य करो. कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, गरीब को गरीब बना करके रखो, भ्रष्टाचार में 85% का घोटाला करो और 15% दे करके कहो कि हम तो 15% दे दिया है, इससे संतुष्ट रहो. ये उनके प्रधानमंत्री स्वयं कहे हुए हैं संसद में खड़े होकर के. नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो बातें हो रही थी कि भाई आपने 10 साल सरकार रही केंद्र में, तो उसके कामकाज बजाइए, वोट मांगिए नहीं. उसके मैं ये कह के कि भाई मुसलमानों को आप संपत्ति देंगे हिंदुओं का छीन करके, ये तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कराने की बात है. ये रिएक्शन कैसा हो गया जी? अगर कोई सही बात को कह दिया जाए और इससे कांग्रेस को या इंडी गठबंधन को मिर्ची लग जाए, उनको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर उनके द्वारा इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं है तो फिर ये चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? उनको मिर्ची इसीलिए लग रही है सर कि उन्होंने जो बात रखी है मैनिफेस्टो में, कहा कि एक सर्वे कराएंगे, उसमें आदिवासी, दलित और आपको बताएं कि 60 साल के शासन में ये सर्वे नहीं करा पाए थे.
अब जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है और गरीबों का भला कर रहा है, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का उत्थान कर रहा है, तब इनको सर्वे कराने की याद आई है। इनको सर्वे की याद नहीं आई है। किसी भी तरीके से कोई चीज़ को भी खतरा बता दो, कोई घटना बता दो, और घटना बता करके केवल एन केन प्रकरण कैसे सत्ता इनके हाथ में आ जाए, एक सूत्रीय एजेंडा लेकर के ये चल रहा है। एक चीज़ और चल रहा है, आप लोग जो बार बार आपको मैं देख रहा हूँ हमेशा कहते हैं 4 जून को शाम 4 बजे में 400 पार। तो ये 400 पार जो है ये संविधान बदलने की बात है क्या? संविधान बदला जा सकता है। आप तो कम से कम पत्रकार हैं, मतदाताओं को गुमराह करने का, अफवाह फैलाने का, भरमाने का। संविधान जहां अगर हमें सामान्य नागरिक संहिता इस देश में नहीं है, अगर देश के संसद में बड़े बहुमत के साथ हम आएंगे तो सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे। इस संकल्प पत्र में वादा है। इसको वह संविधान बदलना कहेंगे तो संविधान बदलना नहीं है, संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार एक व्यवस्था को इस देश के अंदर लागू करना। एक देश एक कानून सबके लिए। दलितों में ये बात फैलती जा रही है, एससी समाज में, कि 400 पार कहा जा रहा है। आपके एक दो नेताओं ने भी ये बात कह दी थी, तो वो बहुत वायरल हो रहा है। उससे ये फैलता जा रहा है कि ये 400 पार जो कह रहे हैं वो संविधान बदलने के लिए इस तरीके की बात। देखिए, दलित बहुत अच्छी तरीके से जानता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण किया गया। उनकी जन्मस्थली से उनके निर्वाण स्थली तक संविधान दिवस जब 100 साल पूरे हुए तो 26 नवंबर को देश की संसद का विशेष स्पेशल सत्र बुलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में किया गया। दलित हमारे साथ है जी, पिछड़ा हमारे साथ है, आदिवासी हमारे साथ है, मुसलमानों में जो दलित पिछड़े होंगे वो भी हमारे साथ हैं। आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? हमें उनका वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वो देंगे कि नहीं देंगे, ये वो फैसला करें। अगर सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस विकास योजना का लाभ उन्होंने भी लिया है, तो कमल का बटन दबाएंगे। अब मुसलमानों के लिए तमाम चीज़ें आउटरीच के लिए की जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही है उससे कैसे वो आपकी तरफ मुखातिब होंगे? नहीं आएंगे जो नहीं आना होगा, लेकिन जो समझता होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जीवन खुशहाल हुआ है वो आएंगे, और जो नहीं आ जाएंगे अगले चुनाव में आएंगे, अगले चुनाव में नहीं आएंगे, अगले चुनाव में आएंगे अंत में भाजपा के साथ। एक बात और देख रहा था मैं कि आप अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि डर के मारे नहीं लड़ रहे हैं। लड़ लेते तो आप कहते हैं कि परिवार का आदमी लड़ता है, तो चित भी मेरी पट भी मेरा। नहीं, कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? अगर अभी तक तो इन प्रत्याशी घोषित होने से पहले कन्नौज के लिए सपा की ओर से श्री अखिलेश यादव जी वहाँ से प्रत्याशी बन रहे थे, और निश्चित तौर से वो डर के कारण ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और वो पीडीए की बात करते हैं। पीडीए, अगर एक परिवार के 5 सदस्यों को चुनाव लड़ाना पीडीए है, तो वो तो पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया है। पीडीए में इस बार उन्होंने बहुत कम यादव दिए, बहुत कम मुसलमान दिए, दूसरी अति पिछड़ी जातियों को तो पीडीए पे तो चल रहे हैं। उनका जब उनके पार्टी से कोई जीत सकता था तब तो उन्होंने दिया नहीं। आज तो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यूपी के अंदर आईसीयू में पड़ी हुई है, जनता ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है, तब वो केवल गुमराह करने के लिए इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपा केवल 5 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी के परिवार के, चाहे उनके चचेरे भाई लड़ रहे हों, और चाहे उनकी पत्नी लड़ रही हों, और चाहे उनका भतीजा लड़ रहा हो, लेकिन केवल घूम टहल करके उनकी परिक्रमा 5 सीटों की। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि अचानक से जब फर्स्ट राउंड का चुनाव खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सब लोग वो बोली बोल रहे हैं जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता हुआ दिखे। ये क्या मतलब, पार्टी ने एक तय किया है क्या ये लाइन? ये सोचने की, मतलब ये सोचने का दृष्टिकोण है। हम अगर मुस्लिम चालीसा पढ़े तो हम बड़े धर्मनिरपेक्ष हो गए, अगर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है हम हिंदुओं की बात कर दें तो हम ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। अरे जो सच है वो सच को कहना चाहिए। अगर कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों को बताया है तो इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। अगर देश के अंदर किसके पास कितनी संपत्ति, इस जांच कराने का, सर्वे कराने का उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर ऐलान किया है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो मंगलसूत्र छोड़ देंगे? क्या जो हमारी माताएं बहनें अन्य जेवरात, चाहे वह विवाह के समय पावें, चाहे घर परिवार से पावें धारण करती, उसको छोड़ देंगे क्या? यह स्पष्ट किया है क्या उन्होंने? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वही सच है, और उस सच को देश समझ भी रहा है। और कांग्रेस की
जो कलुषित मानसिकता है उसको भी लोग समझ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है मंचों से कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आदमी हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पाता। अरे ये कोई छिपा हुआ है क्या? कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही थी, वहाँ एक निर्दलीय सांसद जब वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ा, नवनीत राणा जी की मैं बात कर रहा हूँ, आप जानते नहीं हैं क्या? अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात आई, श्री राम सेतु की बात आई, तो भगवान राम काल्पनिक हो गए उनके लिए। और काल्पनिक इतने हो गए कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण गया, ठुकरा दिए। अगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराएंगे तो राम भक्त उनको ठुकराएंगे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। तो आज तो हनुमान जी की जयंती है, तो बजरंग बली जी की गदा चलेगी उनके ऊपर। TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।